तो मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स देख रही थी वहाँ पे, कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि एक टाइम पे जब मुझे गाउट हुआ तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था, क्योंकि ये इतना स्कैरी दिखता है, लोग इतना कॉन्फिडेंट फील भी नहीं करते। तो आई एम श्योर आपके पास भी इस तरह के पेशेंट्स हाँ, आते होंगे। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। रिसेंटली अभी थोड़े दिनों पहले ही एक पेशेंट आया था जो कि रात को करीब 2-3 बजे आए, एंड ही वॉज इन सो मच ऑफ पेन, ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप एंड इवन गो टू बाथरूम। तो वो आए, उनको हमने एडमिट किया, उनके टेस्ट हुए, काफ़ी उनको पेन किलर्स लगी, तब जाके नेक्स्ट डे तक वो थोड़े सेटल डाउन हुए। तो काफ़ी बार क्या है, गाउट इज़ मोर ऑफ अ अनअनाउंस्ड डिजीज़। जैसे हमें कोई सुबह इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, उसमें जाना है, या किसी को ट्रैवल करना है, उस सिचुएशंस में क्या होता है, अगर इसका एक्यूट अटैक पड़ जाए तो आपका जो भी प्लान है आपको पोस्टपोन ही करना पड़ता है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर उनको फ्लाइट में इसका अटैक शुरू हुआ, पेन शुरू हुआ अर्थराइटिस का, तो कितनी बार तो ये होता है कि जब तक वो पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, उतर के सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ता है। और ख़ास तौर से ये हम तब होता है जब कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहा हो, कनेक्टिंग फ्लाइट्स हो, कि पानी कम पिया है, उन सिचुएशंस में। तो ज़्यादातर पेशेंट्स जो इस तरह के एक्यूट एपिसोड्स के साथ आते हैं, वो आते हैं सैटरडे को या संडे को, या आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल, या ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी कोल्ड प्लेस जहाँ उन्होंने पानी कम पिया हो, या फिर ट्रैवल फ्रॉम अ वेरी हॉट प्लेस जहाँ पे कि हॉट वेव्स चल रही हो, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, उस तरह की सिचुएशंस हो। तो जैसे आपने बताया कि अगर हाइड्रेशन कम होता है, ये एकदम से तो ट्रिगर नहीं होता होगा पेन, पहले कुछ नहीं, हिस्ट्री तो इसके रही होगी। नॉर्मली इसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। ओके। एकदम से अचानक सोते सोते पेन होगा, या अर्ली मॉर्निंग में होगा, और दर्द से ही आँख खुलती है। अच्छा। सिर्फ जिन लोगों को क्रोनिकली यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि हाथ में दर्द हो रहा है या इधर दर्द है, 2 हफ्ते से या 2 महीने से, बट वो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर तो अटैक पेन, मतलब एक्यूट अटैक के साथ ही आने वाले पेशेंट्स होते हैं। आई थिंक नर्व कंप्रेशन भी होता है, और उसमें क्या डिफरेंस होता है गाउट और नर्व कंप्रेशन में? एक्यूट नर्व कंप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो पेन के साथ साथ नमनेस और टिंगलिंग के भी होते हैं। अच्छा। लेकिन गाउट का जो पेन होता है, दैट इज़ अ प्योर पेन, और उसमें क्या है, जॉइंट में सूजन दिखेगी, लाल दिखेगा। लेकिन जो नर्व रिलेटेड पेन्स होते हैं, उसमें सूजन या लाल होना नहीं दिखता, उसमें पेन होता है, और साथ में हाथ में ऐसा लगेगा या पैर में ऐसा लगेगा कि सुन्न हो गया, काम नहीं कर नमनेस रहा, रहती है। नमनेस रहेगी, या किसी किसी को फ्रैंक पैरालिसिस भी हो सकता है। क्या पूरे बॉडी के पार्ट में पेन स्प्रेड होता है? नर्व रिलेटेड पेन्स नॉर्मली नर्व के उस भाग में जाते हैं जहाँ पे कि नर्व सप्लाई कर रही है। जैसे आपने अगर एक चीज़ सुनी हो जिसमें कि सैटरडे नाइट पाल्सी कहते हैं, काफ़ी लोग क्या होता है कि जैसे पार्टी करी उन्होंने, उसके बाद उनको ये नहीं पता कहाँ सोना है, कैसे सोना है, और अगर अल्कोहल भी लिया हुआ है तो कुर्सी पे ही सो जाते हैं, तो ऐसे इस तरह से सो जाते हैं। हाँ। तो सुबह जब उठते हैं तो यहाँ से एक नर्व जो जारी होती है वो दब गई होती है, तो जब सुबह उठेंगे उनको पता चलेगा हाथ ही काम नहीं कर रहा है, या हाथ में बहुत दर्द है, सुनपन है, भारीपन है। तो वो सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे एक स्पेसिफिक कोई नर्व दब गई, वो नर्व दबने से वो नर्व का जो काम है वो हैम्पर होता है। अगर उसका नर्व का काम है हाथ को ऊपर नीचे करना, तो वो चीज़ नहीं होगी। सुबह उठेगा पेशेंट, उसको लगेगा क्या हो गया, एकदम से हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। तो वो प्रेजेंटेशन वाइज गाउट और नर्व रिलेटेड पेन्स में फ़र्क रहता है। ओके। और जो गाउट प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये जेनेटिक होती है? गाउट की प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकती है अगर किसी की फैमिली में टेंडेंसी है कि यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा रहने की, या किडनी डिसफंक्शन की, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की। उन सिचुएशन में काफ़ी बार एक ही पेशेंट, मतलब एक ही फैमिली के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और सबके एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, या सबको रिपीटेड अटैक्स ऑफ गाउट पड़ रहा होता है। तो उस सिचुएशन में हम फिर इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि वो क्या चीज़ कॉमन है इस फैमिली में जिसकी वजह से कि इनको रिपीटेड अटैक्स पड़ रहे हैं। मतलब जेनेटिकली स्प्रेड हो सकता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी फादर को गाउट की प्रॉब्लम हो तो बेटे को होगी होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम है भी, मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक अफेक्टेड है भी, तो भी अगर जैसे बेटे के पानी पीने की आदत है कि पानी खूब पीता है, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीता है या 2 गिलास पानी पीता है, हो सकता है उस बच्चे को उम्र भर ना पता चले कि उसकी फैमिली में इस तरह की टेंडेंसी थी। तो इट इज़ नॉट अ रूल कि अगर फैमिली में रन कर रहा है किसी को गाउटी अर्थराइटिस तो आगे भी रन करेगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। डॉक्टर, आपको लगता है कि आज इंडिया में गाउट के बारे में लोग इतना अवेयर हैं? नॉर्मली गाउट के बारे में अगर हम अवेयरनेस की बात करें
तो इंडिया में सिर्फ जो पेशेंट है जिसको कि ये बीमारी है या जो फैमिली में रन कर रही है उन्हीं को इसके बारे में पता है। ओवरऑल गाउट जो है ये एक जनरल अवेयरनेस का थीम या टॉपिक नहीं है इंडिया में। इसका कारण ये भी है कि किस पेशेंट को या किस फैमिली के लोगों को इसके होने की टेंडेंसी है, अगर हम उनको ही इसके बारे में एजुकेट कर लें तो भी बहुत है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये हर किसी को होगा ही, या ऐसा भी नहीं कि सारे बियर पीने वालों को हो या सारे नॉन वेजिटेरियंस को हो। और ये नॉर्मली क्योंकि एक एपिसोडिक पेन होता है तो ज़्यादातर लोग जिनको अगर ये हुआ भी उसके बाद वो अपने आप से अगर एक डिसिप्लिन डाइट या एक्सरसाइज रूटीन या फिर स्ट्रेस कम रखना, इन चीज़ों को फॉलो करने लगें तो ये भी हो सकता है उनको भी लाइफ में तो कभी दोबारा ना हो। तो इसलिए ओवरऑल जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें या पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन गाउट की हम बात करें तो उसकी शायद इंडिया में ज़रूरत भी नहीं है और सब लोगों को इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ओके और विद टाइम आपको क्या लगता है ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? विद टाइम मुझे लगता है इस बीमारी का जो सीवियर रूप है वो तो कम हो रहा है। ओके लेकिन ओवरऑल एपिसोडिक जो प्रेजेंटेशन है शायद वो बढ़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड मॉडिफाइबल फैक्टर भी है इस डिजीज़ में। जैसे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस ऑल्सो इन सम वे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाई यूरिक एसिड लेवल, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें बढ़ती हैं। तो अगर हम एपिसोड की बात करें तो वो तो मुझे लगता है बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम गाउटी अर्थराइटिस या गाउट की वजह से होने वाला इररिपेरेबल डैमेज की बात करें तो वो एपिसोड्स अब कम हो रहे हैं इंडिया में, जो कि 15 साल पहले ज़्यादा थे जब इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, जब लोगों को पता नहीं था। अब मुझे लगता है कि ओवरऑल पेशेंट स्पेसिफिक अवेयरनेस बेटर है, लेकिन जनरल पब्लिक की अवेयरनेस जो है वो अभी भी कम है। वो कम है। मेन और वुमेन किन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? ये मेल्स में ज़्यादा होता है, मेन में, और उसका कुछ एक हार्मोनल रीज़न भी है कुछ हद तक, क्योंकि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन होता है वो ओवरऑल यूरिक एसिड वॉश आउट और मेटाबॉलिज्म को कम की तरफ रखता है। मतलब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन नेचुरली हेल्प करता है यूरिक एसिड निकालने में शरीर से, और मेल्स में क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन इज द प्रीडोमिनेंट हार्मोन, तो मेल्स में इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और जो अल्कोहल कंजप्शन है वो भी मेल्स में ज़्यादा है। तो इस वजह से, इन दो कारणों की वजह से मेल्स इसके ज़्यादा पेशेंट होते हैं। ओके और इसमें पेन किलर्स लेना सही होता है? पेन किलर इसमें हम एक्यूट एपिसोड में देते हैं, लेकिन एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर कि अगर किसी को यूरिक एसिड का दर्द होने का चांस है वो पेन किलर खा ले और फिर मीट खा ले, वो हम एडवाइज़ नहीं करते हैं। ओके क्योंकि वो उसका कोई इलाज नहीं है। पेन किलर का यूज़ तब है जबकि पेशेंट को दर्द हो रहा हो। जैसे जब कोई पेशेंट आता है एक्यूट फेज ऑफ पेन में, जी उस सिचुएशन में हम कहते हैं ठीक है, हम आपको पेन किलर भी देंगे या और फॉर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी देंगे, लेकिन वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, से फॉर 3 डेज और 5 डेज। लेकिन लॉन्ग टर्म पेन किलर की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट मेरी बताई हुई जो 5 चीज़ें उनको फॉलो कर ले तो हो सकता है उसको दोबारा कभी इस तरह का यूरिक एसिड का अटैक पड़े ही नहीं। क्या क्या है वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें, पहले तो पानी अच्छे से पीना है। अगर आपको यूरिक एसिड प्रॉब्लम इस्टेब्लिश्ड है तो कम से कम आपको 4 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल इंसान को भी 3 लीटर के करीब। दूसरा, अल्कोहल, खासतौर से बियर नहीं लेनी। तीसरा, आपको रेड मीट या अगर आप मीट खाते हैं उसको आप छोड़ दें तो सबसे अच्छा है। चौथा, अगर आपके केस में आपकी फैमिली में इस्टेब्लिश्ड है कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं किसी भी रीज़न से, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के रीज़न से या किसी भी रीज़न से, अगर आप उसको अवॉइड करें तो भी आपके लिए बेस्ट है। और 5वीं चीज़ है, अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल नीचे रख पाएँ। स्ट्रेस लेवल से मेरा मतलब है कि ओकेजनल स्ट्रेस या कोई इवेंट रिलेटेड स्ट्रेस तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब अगर किसी का एग्ज़ाम है तो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी तो होती है, एंजाइटी होगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको कि यूरिक एसिड की दिक्कत रही, उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया या किसी तरह का योगा शुरू किया, उन सिचुएशंस में हमने देखा है कि वो पेशेंट्स फिर काफ़ी सालों तक सिम्टम फ्री रहे, उनको कभी दोबारा दवाई लेने आना ही नहीं पड़ा। तो स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो अननोइंगली इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम इनका ध्यान रखें तो ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको कि रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं यूरिक एसिड की वजह से या गाउटी अर्थराइटिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो खुद को बचा भी लेंगे, उनकी दवाइयों की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी
और उनको फिर ये भी डर नहीं रहेगा कि अगर मैं कहीं घूमने गया एकदम से अटैक हो गया मेरे को तो मेरा क्या होगा। क्योंकि ऐसी भी सिचुएशंस हुई है, काफ़ी बार लोग अपनी जो फैमिली ट्रिप्स हैं या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप हैं वो छोड़ के बीच में वापस आए कि मैं तो गया दोस्तों के साथ घूमने था और वहाँ जाके एकदम से अटैक हो गया और मुझे वापस आना पड़ा। तो उस सिचुएशंस में हम लोगों को कहते हैं कि आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करो आप जहाँ भी जा रहे हो। जैसे ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ जीनी छोड़ दो, आप दोस्तों के साथ घूमने जाओ, आपको लगता है कि भाई दोस्तों के साथ आज आपको एंजॉय करना है, आप एक ओकेजनल बियर लेना चाहते हो, तो हम कहते हैं फिर आप उसी हिसाब से अपना हाइड्रेशन भी रखो। और अगर आप बियर ले रहे हो तो यू डोंट टेक नॉन वेज, आप दोस्तों की कंपनी भी इंजॉय करो लेकिन अपना ध्यान भी रखो।